हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं आलोक आपको लेके चलता हूँ वापस आईओएस जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है। तो पिछली बार आप लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बनाया था, एम्प्लॉय डिटेल एप्लीकेशन, राइट। ये अपना हमारा सीधा सा एप्लीकेशन था जो रिकॉर्ड्स दिखाता है एम्प्लॉयज़ का नेक्स्ट 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 क्लिक करने पे, और जब भी हम प्रीवियस को क्लिक करते हैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड्स दिखाता है, राइट। तो ये हमारा एप्लीकेशन था, सीधा साधा सा एप्लीकेशन था, राइट। अगर आप इसके व्यू कंट्रोलर क्लास को देखें तो ये हमारा एप्लीकेशन बनने में तो बहुत नीट एंड टाइडी बना हुआ है, बट द थिंग इज़ कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना कॉम्प्लेक्स कोड लग रहा है। क्यों? और ये कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि हम लोगों ने एक ही जगह सब मैसअप करके रखा हुआ है, एक ही जगह पूरा कोड लिख के रखा हुआ है। तो इसी व्यू कंट्रोलर में हम लोगों ने एम्प्लॉयज़ का अरे भी बनाया हुआ है, इसी व्यू कंट्रोलर में हम लोगों ने बटन प्रेस के इवेंट भी लिखे हुए हैं, इसी में हम लोगों ने बाकी डिटेल भी लिखा हुआ है कि अगर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा। तो इसे बेसिकली, चलिए ये तो फिर भी छोटा सा एप्लीकेशन है। अगर हम लोग यूज एप्लीकेशंस पे काम करते हैं, इंडस्ट्री लेवल के एप्लीकेशन पे काम करते हैं, तो जैसे ही एप्लीकेशन स्केल अप होती जाती है वैसे ही कोड कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। और अगर हम लोग इसी तरीके से एक ही फाइल में सब कुछ लिखते रहेंगे स्टार्ट से एंड तक के, तो वो कोड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछले चैप्टर में भी बताया था कि हमारा मेन मोटो से सी, इट्स वेरी कूल दैट वी आर राइटिंग कोड फॉर द मशीन, बट we are writing code for the developers as well. We are writing code for our colleagues as well who are going to work on this project. Who see, whenever we are writing a code in an industry, we are always preferring we are working on a team, right? और जब भी हम लोग टीम में काम करते हैं, हम लोग हमेशा इस तरीके से कोड लिखना चाहिए हमें, ताकि मेरा लिखा हुआ मेरे कलीग को भी समझ में आए। क्या पता अगर मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम ना करते हुए आई हैव असाइंड विद सम अदर प्रोजेक्ट, देन ऑल्सो इफ समबडी विल बी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये लाइन ऑफ कोड क्या बताता है, ये लाइन ऑफ कोड क्या बताता है। और अगर हम लोग सब कुछ एक ही फाइल में लिखेंगे तो इट विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर हिम टू रीड। तो अच्छा कोड स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ कंसर्न। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मीन्स ईच एंड एवरी सेगमेंट को सेपरेट मॉड्यूल मॉड्यूल में डिवाइड करना, एंड वेन एवर रिक्वायर्ड वो मॉड्यूल को यूज़ करना। इससे क्या होगा कि हमारा कोड जितना जनरल होगा और जितना सेपरेटेड रहेगा, क्या पता उस मॉड्यूल को उठा के हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकें, राइट। सो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज कोड कॉम्प्लेक्सिटी, एंड इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए वी हैव सर्टन डिज़ाइन पैटर्न्स विच वी फॉलो इन द इंडस्ट्री। इट्स नॉट ओनली अबाउट द iOS, इट्स फॉर एवरीवेयर, फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट, फॉर ईच एंड एवरी टेक स्टैक वी फॉलो दिस डिज़ाइन पैटर्न्स। और ये डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं वो आज हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उसके बारे में लेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हम लोगों ने ये कोड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है उसको कितना, जितना मिनिमल तक के लेके जा सके और जितना इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हटा सके, इट विल बी गुड फॉर अस टू नो प्लेस अवर कोड टू दैट लेवल, राइट। होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, राइट। सी, फंक्शनैलिटी हमेशा यही रहने वाली है, एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होने वाली है, बट हम जब भी एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे हमारा कोड भी उसी तरीके से रहना चाहिए, एक मॉड्यूलर कोड रहना चाहिए, ताकि हम लोग ईच एंड एवरी सेक्शन के अकॉर्डिंग चीज़ें लिखें और उसको यूज़ कर सकें, राइट। चलिए ठीक है, अब थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि आखिर ये डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं, राइट। ठीक है, तो डिज़ाइन पैटर्न्स आर फंडामेंटल बिल्डिंग रोबस्ट एंड maintainable iOS applications. Design patterns are fundamental in building robust and maintainable iOS applications. इसका सीधा साधा सिंपल से बात मतलब है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द iOS application, बट here since we are pointing, we are doing iOS thing, that's why हम लोग यहाँ पे सिर्फ iOS के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हमारे को बनाना है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा, डिज़ाइन पैटर्न्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। इट जो सबसे बड़ी मशक्क़त होती है एक इंजीनियर की डे टू डे लाइफ में, कोड कॉम्प्लेक्सिटी, उसको रिड्यूस करता है डिज़ाइन पैटर्न, राइट। और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम लोग कोड डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली यूज़ करते हैं, राइट। एक नॉर्मल लेवल पे भी यूज़ करते हैं और एक पूरा आर्किटेक्चरल लेवल पे भी हम लोग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छी बेनिफिट ये होती है कि कोड अपना क्लीन रहता है, मॉड्यूलर रहता है, और आगे जाके उसको स्केल करना है तो स्केल लेवल भी रहेगा। एक सिंपल सी बात है कि अगर मैंने अपने एक फंक्शन लिखा हुआ जिसमें जो 2 नंबर को कैलकुलेट करता है, या कैलकुलेट करता है 3 नंबर को, या नंबर किस किस सम करता है बेसिकली वो फंक्शन, राइट। तो हम लोग उसको कैसे बनाएं
कि अगर हम लोगों को 2 नंबर को कैलकुलेट करना है या 3 नंबर को कैलकुलेट करना है या 4 नंबर को कैलकुलेट करना है तो हम लोग उसको कैलकुलेट कर सकें, राइट। इसको कहते हैं स्केलेबल, राइट। वी नीड टू हैव अ काइंड ऑफ अ कोड जो कि आगे जाके स्केलेबल हो, इसका ध्यान रखते हुए हमें कोड लिखना है, राइट। और जैसे कि मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो है कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करनी है कोड की, राइट। उसी और जितना जो लेस कॉम्प्लेक्स कोड लिखता है वो उतना अच्छा डेवलपर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें कि ये डिज़ाइन पैटर्न और ये आर्किटेक्चरल पैटर्न्स होते क्या हैं बेसिकली, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। भी हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं, उसमें मैंने देखा हुआ है कि पीपल आर वेरी कंफ्यूज अबाउट कि अरे यार ये डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होता है, ये आर्किटेक्चरल पैटर्न्स क्या होता है। ये दोनों टर्मिनोलॉजी को हमको बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। अगर हम लोग आर्किटेक्चरल पैटर्न्स की बात करें तो व्हाट सिग्निफाइज द आर्किटेक्चरल पैटर्न, अगर हम लोग डिज़ाइन पैटर्न की बात करें तो व्हाट सिग्निफाइज द डिज़ाइन पैटर्न। तो अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ, समझ लीजिए आपने एक घर बनाया हुआ है, राइट। बहुत ही अच्छा आर्किटेक्ट ने बनाया हुआ है, उसकी सेफ्टी वगैरह सब कुछ ध्यान में रखते हुए, राइट। उसको बहुत ही मजबूत सा कंक्रीट, बहुत ही अच्छे मटेरियल यूज़ करके उन्होंने वो घर बनाया हुआ है, राइट। और घर के अंदर ऑब्वियसली जब घर बनाया है तो घर के अंदर सेवरल रूम्स भी रहेंगे, लेकिन अगर हम वो रूम्स को ही मैसी रखें, किचन के जहाँ पे हमें किचन रखना है वहाँ पे हम लोग बेडरूम की चीज़ें रख रहे हैं, जहाँ हमें बेडरूम की चीज़ें रखना है वहाँ हम कोई और चीज़ें ड्राइंग रूम की चीज़ें रख रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मैसी घर दिखेगा, राइट। कितना भी खूबसूरत और मजबूत घर हो, अगर हम लोग प्रॉपर रिसोर्सेज प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं कर पा रहे देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। आप खुद ही सोचिए कि अगर आपको किचन में रह करके गैस लाइटर यूज़ करना है, लेकिन आपने गैस बर्नर जो है वो किचन में रखा हुआ है और लाइटर अगर बेडरूम में रखा, तो क्या आप बार बार दौड़ के जाएंगे बेडरूम में, वहाँ से लेके आएंगे गैस लाइटर को और फिर अपना बर्नर ऑन करेंगे? नहीं, आप उसको व्यवस्थित तरीके से उसी जगह रखेंगे कि वो ईजिली अप्रोचेबल हो, आप यूटिलाइजेशन उसका ईजी तरीके से कर सकें, राइट। तो जो ये मैं घर के आर्किटेक्चरल की बात किया, वो बेसिकली आर्किटेक्चरल पैटर्न है जो कि लोग फॉलो करते हैं, और जो रूम है उसको व्यवस्थित रखना है, चीज़ें इजीली अप्रोचेबल हो, इसको हम लोग नॉर्मल डिज़ाइन पैटर्न कहते हैं। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्चर पैटर्न और डिज़ाइन पैटर्न। अब जैसे आर्किटेक्चर पैटर्न में क्या क्या होता है, बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट सिस्टम में यूज़ होने वाले हैं, राइट। कैसे हम लोग इंटरेक्ट करने वाले हैं सिस्टम में कंपोनेंट्स को, राइट। और उसको स्केल अप कैसे करने वाले हैं आगे जाकर के, अगर हमको ज़रूरत पड़ी किसी एप्लीकेशन को स्केल अप करने की तो उसको स्केल अप कैसे करने वाले हैं। दीज आर द थिंग्स विच वी कंसिडर इन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स, राइट। और डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली क्या है होता है, देखिए दीज आर द थिंग्स विच विल बी वैल्यूड व्हेन डिज़ाइन पैटर्न्स इज बेसिकली मैप्ड विथ कि वो कितना एक इंजीनियर को, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ को कितना इजी बनाता है। सो डे टू डे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो भी कॉम्प्लेक्सिटी फील करते हैं उसको कैसे वो इजी तरीके से हैंडल आउट कर सकें, राइट। तो इसको कहते हैं हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स, राइट। सो जैसे कि कुछ कुछ रिपीटेड इंजीनियरिंग, अब मेरे को एक सिंपल सी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग एक कोड में एक स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, राइट, स्ट्रिंग्स यूज़ करते हैं कि लेबल का नाम ये दो, इसका नाम ये दो, इसका नाम ये दो, राइट। और हो सकता है कि वो बटन जो स्ट्रिंग है वो बहुत सारे जगह यूज़ किया हुआ है, ठीक है, सेम ही नाम। अगर हम लोग उसको हार्ड कोडेड वैल्यू देंगे, राइट, अगर मैंने एक लेबल दिया हुआ है लेट्स से नेक्स्ट, नेक्स्ट नाम का एक मैंने एक बटन बनाया हुआ है, उसको एक स्ट्रिंग दिया हुआ है टाइटल NEXT नेक्स्ट, राइट, और उसको कोड में बहुत सारे जगह यूज़ किया हुआ है, राइट। अगर मैंने उसको उसी तरीके से हार्ड कोडेड यूज़ किया हुआ है और कल को जाके मेरा एप्लीकेशन जो है उसको मेरे को लैंग्वेज इनेबल्ड बनवाना है, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश के अलावा भी बाकी चीज़ें सपोर्ट करना चाहिए ये एप्लीकेशन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर एक फाइल में ढूंढना पड़ेगा कि नेक्स्ट कहाँ कहाँ लिखा हुआ है और उसको उस स्ट्रिंग को मुझे बार बार जाके चेंज करना पड़ेगा। अगर ये ना करते हुए मैंने एक फ़ाइल बना दिया, राइट, जिसमें स्ट्रिंग के मेरे पूरे कॉन्स्टेंट्स रहेंगे और उस कॉन्स्टेंट्स को मैंने एक कॉन्स्टेंट वेरिएबल में डिक्लेयर किया, और जब भी मैं नेक्स्ट की वैल्यू को सर्च कर रहा हूँ, तो जब भी मैं नेक्स्ट की वैल्यू को यूज़ कर रहा हूँ तो वो नेक्स्ट का हार्ड कोडेड वैल्यू ना लिखते हुए वो कांस्टेंट वेरिएबल का नाम दूँ, उससे वो ग्लोबल वेरिएबल जो मैंने डिफाइन किया हुआ है उसका वो नाम दूँ उधर में। अगर तो कितना बेटर रहेगा, मुझे अगर चेंज करना होगा कल को जाके नेक्स्ट की जगह कुछ और लिखना होगा तो मुझे बस एक ही जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। होप यू आर गेटिंग मी। सो दिस इज वेयर वी ऑर्गेनाइज योर कोड, दिस इज वेयर द डिज़ाइन पैटर्न्स कम्स इन, राइट। होप आपको समझ में आया होगा कि डिज़ाइन पैटर्न्स और आर्किटेक्चरल पैटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो दीज आर द डिज़ाइन पैटर्न्स विच आर बेसिकली फॉलोड इन इंडस्ट्री. आई हैव ओनली मेंशन फोर, देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डिज़ाइन पैटर्न. सिंगलटन हो गया, डेलीगेशन हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, फैक्ट्री हो गया, ये सब कुछ iOS के डिज़ाइन पैटर्न्स है जो कि बेसिकली यूज़ होते हैं. और अगर हम लोग आर्किटेक्चरल पैटर्न की बात करें तो MVVM हो गया, वाइपर हो गया, देन वी हैव अ क्लीन आर्किटेक्चर, देन कंबाइंड रिएक्टिव प्रोग्रामिंग पैटर्न. देयर आर लॉट्स ऑफ अगेन architectural patterns which can be used for the iOS development for designing, right? And same for the design patterns, we will be using whatever mentioned over here and lot more, right? अब ये डिबेटेबल टॉपिक है, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है. हम लोग कब कोई एक डेवलपर टीम में एक डेवलपर वन रहेगा, वो बोलेगा कि नहीं मुझे ये आर्किटेक्चरल पैटर्न यूज़ करना है. डेवलपर भी रहेगा, बोलेगा कि नहीं अगर ये मुझे XYZ ना यूज़ करते हुए ABC वाला डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना है. सी डिज़ाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चरल पैटर्न, दीज आर समथिंग विच इज़ इन अकॉर्डेंस विद द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट की नीड क्या है, प्रोजेक्ट का टाइप क्या है, हाउ वी वो लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है, स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन यू आर वर्किंग ऑन. डिपेंडिंग अपॉन दैट वी बेसिकली चूज़ द एक सिस्टम डिज़ाइनर जो रहता है, एक अच्छा सिस्टम डिज़ाइनर रहता है, वो इसी तरीके से डिज़ाइन पैटर्न्स को चूज़ करता है, ठीक है, कि वो किस टाइप का सिस्टम बना रहा है, राइट. ठीक है. फ़िलहाल के तौर पे हम लोग एक सिंपल सा डिज़ाइन पैटर्न बोल सकते हैं उसको, या फिर आर्किटेक्चरल पैटर्न भी कह सकते हैं, MVC. वो हम लोग यूज़ करने वाले हैं. MVC का मतलब होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर इन अ सिंपल टर्म. तो ये हम लोग अपने प्रोजेक्ट में एक बार यूज़ करके देखने वाले हैं कि उसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, राइट. सो वो हेल्प करता है बोथ इन सेग्रीगेटिंग और मॉड्यूलराइजिंग द कोड एज वेल एज हेल्पिंग आर्किटेक्ट द कंप्लीट प्रोजेक्ट एज वेल. ठीक है. अब आते हैं कि मतलब लोगों का, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि किस तरीके का एप्लीकेशन, किस तरीके का डिज़ाइन पैटर्न, किस तरीके का आर्किटेक्चर कौन से प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना है. तो मैंने फिर से आपको वही रिपीट कर रहा हूँ कि ऑब्वियसली देखिए यहाँ पे फिर भी लिखा हुआ है कि स्मॉल ऐप्स जो है उसके अंदर अगर आप स्टिक रहे हैं MVC पैटर्न्स के या MVVM पैटर्न के, तो इट विल बी वेरी सिंपल टू यूज़, राइट. अगर मीडियम और लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो यू कैन यूज़ MVVM, यू कैन यूज़ अगेन वाइपर, यू कैन यूज़ क्लीन आर्किटेक्चर फॉर बेटर स्केलेबिलिटी, ऑल दोस थिंग्स वो आप यूज़ कर सकते हैं. अगर रियल टाइम अपडेट्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, रियल टाइम अपडेट चाहिए, जैसे कोई लाइव चीज़ें चालू है उसको रियल टाइम अपडेट चाहिए आपको, तो आप ऑब्जर्वर और रिएक्टिव फ्रेमवर्क्स के को कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं. RX Swift एंड ऑल दोस थिंग्स आते हैं, राइट. तो ये सब चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं. और हाँ, अभी मैं फिर से बता दूं, अगर हम लोग डिज़ाइन पैटर्न्स की बात करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट के लिए एक ही डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करें, राइट. एक आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, एक उसके लिए हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, एंड देन विद इन दैट पैटर्न आर्किटेक्चरल के बाद विद इन दैट पैटर्न हम लोग जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, हम लोग वो मल्टीपल डिज़ाइन पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. एक आर्किटेक्चरल पैटर्न डिसाइड के लिए प्रोजेक्ट का, एंड उसके बाद फिर डिज़ाइन पैटर्न्स के लिए उसी प्रोजेक्ट के अंदर फॉर डिफरेंट सेक्शन वी कैन हैव अ डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स एज वेल अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एप्लीकेशन. बट ये उन्हीं टाइप ऑफ एप्लीकेशन में होता है जो कि लार्ज स्केल एप्लीकेशन, ठीक है, लार्ज स्केल एप्लीकेशन. अब जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोग MVC यूज़ करने वाले, तो बेसिकली MVC है क्या. MVC एज द नेम सजेस्ट मॉडल, व्यू एंड कंट्रोलर. मॉडल जो बेसिकली क्या होता है, वो आपके एप्लीकेशन का जो डेटा है, उस डेटा और उसके बिजनेस लॉजिक को डिफाइन करता है कि सी भाई ये एप्लीकेशन का डेटा, जैसे कि मैंने आपको जब हम लोग अपना लास्ट प्रोजेक्ट किया था एम्प्लॉय वाला, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जो एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय नेम है, या एम्प्लॉय की स्किल्स है, दीज आर द डेटा, राइट. ये डेटा और इसके बिजनेस लॉजिक को डिफाइन करता है मॉडल, राइट. इसका स्टोरेज कैसे करना है, इसको मैनिपुलेट कैसे करना है, किस तरीके से इसको DB से या किसी लोकल स्टोरेज से उठा करके एसोसिएट करके शो करना है. दीज आर द थिंग्स विच आर बेसिकली इंक्लूडेड अंडर द मॉडल कैटेगरी ऑफ MVC, राइट. व्यू क्या होता है. व्यू इज़ अ सिंपल यूज़र इंटरफेस ऑफ द यूज़र. जैसे कि हम लोग, जो मैंने आपको दिखाया था ना कि वी वर वर्किंग ऑन द व्यू कंट्रोलर, राइट. वो जो स्टोरी बोर्ड पे व्यू कंट्रोलर पे काम कर रहा था, तो दैट इज समथिंग वेयर वी विल बी जस्ट डिजाइनिंग द व्यू. वी विल बी ओनली प्रिपेयरिंग अवर यूज़र इंटरफेस विथ विच यूज़र विल बी इंटरेक्टिंग विथ, राइट. यूज़र आया, यूज़र ने बटन प्रेस किया, राइट. वो बटन जो है वो हम लोग एक व्यू है, और वो बटन कहाँ लोकेट करेगा, ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, कौन से कलर का रहेगा, टचअप इनसाइड रहेगा, कि क्या रहेगा उसका इवेंट. दिस आर द थिंग्स विच विल बी डिफाइनिंग इन द व्यू, राइट. और ये व्यू ही होता है जो एक्शन को पास करता है, किसी भी यूज़र के एक्शन को, कि किस तरीके का स्वाइप कर रहा है, जेस्चर प्रेस कर रहा है, या क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, वॉट एवर द जेस्चर द यूज़र इज़ परफॉर्मिंग.
देन कम्स द कंट्रोलर. सो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, दैट्स अ मिडल मैन बिटवीन द this view and model. So basically whenever a click event is happen on the view, तो ये चीज़ हम लोग कंट्रोलर को बताते हैं कि कंट्रोलर एक क्लिक इवेंट हुआ है, राइट. कंट्रोलर कहता है ओके दिस इज द क्लिक इवेंट, इट रिकॉग्नाइजेस ओके व्हाट कोड इज रिटर्न टू व्हाट वी हैव टू डू व्हेन एवर अ बटन इज क्लिक्ड. ओके दिस इज वी हैव टू डू. ओके देन is there any data needed for doing this? Yes. If there is any data needed, then it will connect with model. मॉडल क्या करेगा कि डेटा को है अगेन उठाएगा कि देखिएगा डेटा है क्या. अगर डेटा है तो उसको मॉडिफाई करेगा कि यूज़र के अकॉर्डिंग उसको यूज़र इंटरफेस पे कैसे दिखाना है, और वो डेटा उठा के रिटर्न करेगा व्यू को. और जैसे ही व्यू के पास वो डेटा आ जाता है, व्यू क्या करेगा उसको कंट्रोलर को वो डेटा उठा करके शेयर करेगा कंट्रोलर को, व्यू को नहीं, राइट. मॉडल और व्यू कभी भी आपस में बात नहीं करेंगे. हमेशा उनके बीच में एक इंटरमीडिएटर रहेगा कंट्रोलर, जो हमेशा मॉडल और व्यू के बीच में बात करेगा. तो मॉडल के पास जो भी डेटा है वो उसको प्रिपेयर करके उठा के देगा कंट्रोलर को, कंट्रोलर उसको सेंड करेगा व्यू पे इस तरीके से दिखाना, राइट. होप यू हैव गॉट इट कि मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरीके से काम करते हैं. मैं आगे फिर से बात करता हूँ कि अगर यूज़र ने जब प्रेस किया था बटन नेक्स्ट, राइट, तो नेक्स्ट बटन का इवेंट जो हुआ वो किस पे हुआ, व्यू पे हुआ. व्यू ने उस इवेंट को किस पे भेजा, कंट्रोलर को. कंट्रोलर ने देखा कि हाँ एक इवेंट प्रेस हुआ है, नेक्स्ट प्रेस और प्रीवियस प्रेस जो हमारा दो इवेंट था वो कंट्रोलर पे गया, व्यू कंट्रोलर पे गया था, राइट. उसने देखा कि दो इवेंट हुआ है. अब उसने क्या किया, उसने कनेक्ट किया डेटा को उसने मॉडिफाई किया, चूज़ करके लेके आया कि इसके बाद कौन सा नेक्स्ट डेटा दिखाना है. ओके चूज़ करके ले आया और वापस ला करके उसने दिया कंट्रोलर को. कंट्रोलर ने बोला ठीक है मेरे पास ये डेटा है, अब इस डेटा को मैं असाइन करूँगा व्यू पे. तो उसने क्या किया कि पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड डॉट टेक्स्ट को सेट कर दिया, जैसे कि हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट में किए थे, एज अ एम्प्लॉय नेम, एज अ एम्प्लॉय आईडी और एज अ एम्प्लॉय स्किल. तो कंट्रोलर होता है जो व्यू और मॉडल के बीच में बात करता है, ठीक है. होप आपको समझ में आ रहा होगा. अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बताया कोड कॉम्प्लेक्सिटी एक ही फाइल में लिखने से बढ़ती है. तो कोई भी दूसरा अगर आपका कलीग आता है उस प्रोजेक्ट को रीड करता है, उस प्रोजेक्ट पे वर्क करता है, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर हिम टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट वॉट एवर न्यू लॉजिक दैट नीड टू बी डन ऑन दैट पर्टिकुलर क्लास और कंट्रोलर पे, राइट, या फिर उस पर्टिकुलर सेक्शन पे. और ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमारा कोड जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल में रहेगा. तो ऑब्वियसली सेपरेशन ऑफ कंसर्न वही बताता है कि डिफरेंट मॉड्यूल में रहेगा. और फिर कोई भी एक नया फ्रेमवर्क बिल्ड करना है, कुछ करना है. और हाँ जो हमारा UI किट जो है ना वो नेचुरली adheres to MVC कंट्रोलर, बिकॉज देर आर whatever we are using in a UI kit, it's most of the things over there are implemented using the MVC only, right. जैसे कि मैंने बताया अभी तो हम लोग अब सिंपल से एप्लीकेशन बता रहे हैं. सोचिए आप जो हम लोग कोकोआ फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं या UI किट फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं जो भी हम लोग, तो वो कितना वास्ट है. उसके हर एक सेक्शन में डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स यूज़ किए गए, राइट. और वो डिज़ाइन पैटर्न्स के जो मैंने आपको नाम बताया, ईच एंड एवरी डिज़ाइन पैटर्न्स आर देयर, राइट. तो होप आपको समझ में आया होगा कि एडवांटेजेस क्या है MVC के. सो बहुत हो गया थियोरटिकल पार्ट. अभी हम लोग सीधे जंप करते हैं एंड वी विल डिसाइड ऑन कि हाउ वी विल बी इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग इन आवर न्यू प्रोजेक्ट. ओके गाइस, सो वी आर बैक टू द कोड नाउ. अभी आप देख रहे होंगे कि जो हम लोग पहले यही सेम प्रोजेक्ट को जो एक ही फाइल में लिखे थे, व्हाट वी विल बी डूइंग इज वी विल बी रिफैक्टरिंग द कंप्लीट कोड, और हम लोग रिफैक्टर करके एक सेक्शंस बनाएंगे इसको, राइट. और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे MVC डिज़ाइन पैटर्न, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ठीक है. अब MVC डिज़ाइन पैटर्न, ठीक है, वो यूज़ करेंगे हम लोग. अभी मैं एक मिनट आई जस्ट वांट टू लुक कि कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर्स तो नहीं है इस पर. दिस इज़ अवर प्रोजेक्ट, इफ़ यू कैन सी सेम वैसी का वैसी प्रोजेक्ट है यहाँ पे. कोई भी फोल्डर स्ट्रक्चर ओवर इधर यहाँ पे नहीं है. देयर इजंट एनी फोल्डर स्ट्रक्चर, जैसा पहला था बिल्कुल कंसिस्टेंटली बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक है. अब लेट्स मूव एंड ओके. तो यहाँ पे क्या हो रहा है पहले हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. व्यू कंट्रोलर, वी हैव व्यू कंट्रोलर, वी हैव मेन फाइल एंड देन वी हैव ए एम्प्लॉय फाइल. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एम्प्लॉय इज समथिंग जो कि एक डेटा शो करता है बेसिकली, जैसे कि एक काइंड ऑफ अ डेटा मॉडल है, राइट. दिस इज एम्प्लॉय इज अ डेटा मॉडल. देन वी हैव अ व्यू कंट्रोलर विच इज एक्टिंग एज अ कंट्रोलर, एंड देन वी हैव अ मेन
जो कि यूज़र इंटरफेस है, यानी एक यूआई बेसिकली है यूज़र का, राइट। तो जैसे कि मैंने कहा था मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, तो ऐसे ही क्लासीफाई करते हैं हम लोग, राइट। तो पहले इसको एक मॉडल फोल्डर के अंदर डालते हैं, राइट क्लिक करो यहाँ पे और आप यहाँ पे देखोगे न्यू ग्रुप फ्रॉम सिलेक्शन, तो आप इसको एक मॉडल नाम के फोल्डर में डाल सकते हो, राइट। हम लोगों ने स्ट्रक्चरिंग करना चालू कर दिया अभी। तो मॉडल में हम लोगों ने मॉडल को डाला, डेटा मॉडल को बेसिकली, एंड यही काम हम लोग व्यू के साथ भी करने वाले हैं। तो वापस इसको राइट क्लिक करके न्यू ग्रुप फ्रॉम सिलेक्शन, और इसको हम लोग डालेंगे कंट्रोलर के अंदर, राइट। ये कंट्रोलर हो गया, एंड देन वी हैव दिस मेन, राइट। इसको भी राइट क्लिक करके हम लोग न्यू ग्रुप फ्रॉम सिलेक्शन, और इसको हम लोग डालेंगे व्यू के अंदर, राइट। तो ये हो गया मॉडल, ये हो गया मॉडल हमारा, ये हो गया हमारा व्यू, राइट, सॉरी कंट्रोलर, और ये हो गया हमारा व्यू, राइट। इसको थोड़ा सा मैं प्रॉपरली स्टैक में डाल देता हूँ, तो ये मॉडल, व्यू और कंट्रोलर ऐसा प्रॉपरली दिख रहा है, राइट। अगर मैं ये व्यू कंट्रोलर फाइल को ओपन करूँ, राइट, और ये मॉडल को ओपन करूँ, तो दीज आर द टू थिंग्स वी हैव, राइट। अभी एक काम करते हैं, इसको ये इस पर्टिकुलर मॉडल को हैंडल करने के लिए व्हाट वी विल बी डूइंग इज़, हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय मैनेजर नाम का, जो कि जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, मॉडल बेसिकली करता क्या है, मॉडल्स कंटेन्स डेटा एज वेल एज फंक्शंस ओवर डेटा, कि व्हाट आर द functions that are going to be, what are the operations that are going to be done over that particular data, जो भी हम लोग काम करने वाले हैं डेटा से रिलेटेड, डेटा को रीड करने वाले हैं, राइट करने वाले हैं, दोज मेथड्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द मॉडल ओनली, राइट। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, राइट, न्यू फाइल, और नया स्विफ्ट फाइल लेना पड़ेगा, स्विफ्ट फाइल। मैंने स्विफ्ट फाइल सेलेक्ट किया हुआ, राइट, और नेक्स्ट किया, और इसको मैं नाम देता हूँ, क्या नाम दिया जाए, एम्प्लॉय मैनेजर, एम्प्लॉय MANAGER, राइट। तो ये क्या करेगा, हमारे एम्प्लॉय डेटा मॉडल को मैनेज करेगा, राइट। तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटा मैनेजर हो गया, जो कि मैनेज करेगा, राइट। मैनेज करेगा मतलब इसके पूरे ऑपरेशंस जो हैं, जो फंक्शंस हैं, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेसिकली, राइट। तो अगर आप देखेंगे ये व्यू कंट्रोलर है, जैसे कि मैंने कहा था कि जब सब काम हमको व्यू कंट्रोलर से नहीं कराना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये एम्प्लॉय फाइल उठाएंगे, राइट, कमांड X, और वी विल मूव इट इनटू एम्प्लॉय मैनेजर फाइल, राइट। ये हम लोगों ने एम्प्लॉय मैनेजर फाइल में इसको डाल दिया, लेकिन डालने से पहले अपनी काम करते हैं, एक स्ट्रक्ट यूज क्रिएट कर देते हैं, राइट। स्ट्रक्ट, वी विल क्रिएट अ स्ट्रक्ट, राइट। स्ट्रक्ट का नाम रखेंगे एम्प्लॉय मैनेजर, जो कि हमारे पूरे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने वाला है, राइट। एंड यहाँ हम लोगों ने ये बेसिकली जो हम लोगों ने अरे क्रिएट किया था एम्प्लॉयज़ का, दैट वी आर गोइंग टू पुट ओवर हेयर, और क्या ले सकते हैं, हाँ, इसको भी हम लोग उठा करके यहाँ पे डाल देते हैं, राइट। सो वी हैव टू ऑफ आवर वेरिएबल्स फ्रॉम व्यू कंट्रोलर टू एम्प्लॉय मैनेजर, राइट। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह, सेंटर में, हर एक जगह वी हैव एरर, डोंट वरी, आई एम हेयर, हम लोग धीरे धीरे इसको रिजॉल्व करेंगे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। अब जबकि हमने अरे को और उसको उधर वहाँ पे पुश कर दिया हुआ है, तो हम लोगों का एक क्वेश्चन बनता है कि इस चीज़ को जो हम जब भी बटन प्रेस करेंगे, चाहे वो प्रीवियस बटन हो, चाहे वो नेक्स्ट प्रेस बटन हो, वो डेटा कैसे एक एक करके इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले कि हम लोग एम्प्लॉय मैनेजर से ही बोलेंगे कि एम्प्लॉय मैनेजर हमको इस अरे में से डेटा ला करके दे, पहले प्रीवियस डेटा ला के दे या फिर नेक्स्ट डेटा ला के दे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोगों को एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, फंक कीवर्ड, और हम लोग यहाँ पर देते हैं गेट रिकॉर्ड, RECORD, गेट रिकॉर्ड नाम का एक मैंने फंक्शन बना दिया, राइट। अब ये गेट रिकॉर्ड क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपली हमको रिकॉर्ड ला के देगा, राइट। अब वो रिकॉर्ड कैसे ला के देगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, राइट, क्योंकि हम लोगों को प्रीवियस बटन के प्रेस पे पुराना वाला रिकॉर्ड चाहिए, और नेक्स्ट बटन के प्रेस पे अगला वाला रिकॉर्ड चाहिए, नया रिकॉर्ड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले अपने को ये मेथड को बताना पड़ेगा
कि कौन सा रिकॉर्ड देना है, कौन सा रिकॉर्ड नहीं देना है। तो गेट रिकॉर्ड विच करते हैं यहाँ पे। एक हम लोगों ने एक पैरम बनाया जो कि क्या करेगा, एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर प्रीवियस आता है तो क्या करेगा, रिकॉर्ड को माइनस माइनस करेगा, राइट। इफ इफ विच रिकॉर्ड which is equal to previous, previous। तो क्या करो, सिलेक्टेड एम्प्लॉय जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये काम करना है, तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ से हटाया, राइट। एंड वी विल पुट इट ओवर हियर। एल्स क्या करो, एल्स सिंपल प्लस प्लस करो। तो प्रीवियस के केस में आप माइनस माइनस करोगे और नेक्स्ट के केस में यहाँ पे आप ला दोगे प्लस प्लस करोगे। तो हम लोग ने प्लस प्लस कर दिया, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख देता हूँ, राइट। एंड यहाँ पे मैं प्लस करता हूँ, राइट, क्योंकि मुझे इंक्रीमेंट करना है और यहाँ पे मैं माइनस करता हूँ। अब वंस आई हैव डन दिस, उसके लिए फिर मैं क्या करना पड़ेगा, सिंपल गेट रिकॉर्ड है। गेट रिकॉर्ड मतलब क्या करेगा कि रिकॉर्ड देगा वापस से किसको, व्यू कंट्रोलर को देगा। अब सिंस वो रिकॉर्ड देगा तो हम लोगों को यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैंने रिटर्न कीवर्ड लिखा और यहाँ पे लिखा कि क्या रिकॉर्ड देना है। तो इस अरे में से मुझे एक रिकॉर्ड उठा करके देना है। तो ये अरे मैंने एम्प्लॉयज़ एंड विच रिकॉर्ड, जो कि हम लोग ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट किए हैं या जो भी वैल्यू है इसकी जिसका नाम है सिलेक्टेड एम्प्लॉय। तो सिलेक्टेड एम्प्लॉय को उठाया और मैंने यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया। नाउ यू विल बी वंडरिंग कि ये फंक्शन में रिटर्न की क्या है बेसिकली, राइट। सो रिटर्न की इज नथिंग बट वी हैव अ फंक्शन, राइट। फंक्शंस आल्सो रिटर्न्स द वैल्यू, राइट। नाउ वॉट एवर कैलकुलेशन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे वो हम लोग इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय मैनेजर स्ट्रक्ट के अंदर कर रहे हैं, बट ये मेथड तो कॉल होगा व्यू कंट्रोलर से, राइट। तो जब भी कोई इवेंट होगा नेक्स्ट प्रेस या फिर प्रीवियस प्रेस, राइट, वो इवेंट क्या करेगा बेसिकली, इवेंट व्यू कंट्रोल बताया कि इवेंट प्रेस हुआ है, लेट्स से नेक्स्ट बटन प्रेस हुआ है। तो नेक्स्ट बटन प्रेस हुआ मतलब उसको हमको नेक्स्ट रिकॉर्ड ला कर देना है। क्योंकि हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड ला कर देना है तो हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजर को बोलेंगे कि भैया हमको नेक्स्ट रिकॉर्ड रिटर्न करो। तो ये वो यहाँ पे जाएगा, वो देखिएगा ओके, कंडीशन चेक करेगा कि प्रीवियस हुआ था कि नेक्स्ट हुआ था और उसके अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके हमको वो अरे में से एक रिकॉर्ड यहाँ पे ला के रख तो दिया, लेकिन ये हमको रिटर्न करना है, रिटर्न बैक टू द व्यू कंट्रोलर। तो डेट्स वाई वी विल राइट अ रिटर्न कीवर्ड। अब क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखेंगे तो हमको फंक्शन को बताना पड़ेगा कि ये फंक्शन करता क्या है बेसिकली। ये फंक्शन वैल्यूज़ रिटर्न करता है, राइट। अब वो रिटर्न किस टाइप का वैल्यू करता है, इस टाइप का वैल्यू जो कि इस अरे के अंदर है। इस अरे के अंदर कौन सा टाइप का वैल्यू है, एम्प्लॉय नाम का वैल्यू है, राइट। तो हम लोग उसको बताएंगे कि वी हैव टू रिटर्न एम्प्लॉय टाइप ऑफ डेटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। इसको अगर नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ मैं, तो अगर आप प्लेग्राउंड में आएंगे, लेट्स गो टू अ प्लेग्राउंड, राइट। तो यहाँ पे देखिए एक सम नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, राइट, जो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, एक दो वैल्यूज़ को प्लस करके ऐड करके उसके वैल्यू को रिटर्न करता है। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है आंसर। आंसर क्या करेगा, सब मेथड को कॉल करेगा, सब मेथड में वो दो वैल्यू पास करेगा ए और बी। जैसे ही ए और बी वैल्यू जाएंगी वहाँ पे उसको प्लस करेगा, प्लस करके उसको रिटर्न करेगा। अब वो रिटर्न क्या करेगा, जो भी वैल्यू है सी की वो क्या है, इंट टाइप का है। तो हम लोगों ने उस मेथड को बताया है कि हमें इन टाइप ऑफ अ डेटा रिटर्न करना है, तो इसीलिए हम उसको बता दिए और जैसे ही फंक्शन को कॉल किए तो इन दोनों को प्लस करके वो आंसर में इन टाइप ऑफ डेटा यानी सी को रिटर्न कर देगा, राइट। तो अगर 5 और 3 किए हुए हैं तो हम लोगों को देखो 8 वैल्यू आ गया। और जब भी मैं प्रिंट करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट एंड अगर मैं आंसर प्रिंट करता हूँ यहाँ पे और इसको रन करता हूँ तो क्या होगा कि कैलकुलेट करके, सम कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा, इस केस में 5 + 3 यानी कि आंसर आना चाहिए 8, तो प्रिंट कर देगा आंसर को यहाँ पे 8। देखिए यहाँ पे 8 आंसर प्रिंट किया, राइट, यहाँ पे 8 आंसर प्रिंट किया, ये 8 यहाँ पे भी दिख रहा है और 8 आंसर यहाँ पे भी दिख रहा है। तो बेसिकली दीज आर द टाइप ऑफ फंक्शंस जो कि हमें वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, ठीक है। कमिंग बैक टू आवर प्रोजेक्ट, तो वी हैव रिटर्न द
एम्प्लॉयज़, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द दिस पर्टिकुलर अरे, ठीक है। ओके, अब यहाँ गौर करने वाली बात है कि हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ म्यूटेटिंग ऑपरेटर इजंट म्यूटेबल, सेल्फ इज इम्यूटेबल। अब इसका मतलब क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, इसको अगर रिजॉल्व करना है तो मुझे इसको रिजॉल्व करने की को बहुत आसान है, राइट। और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया एक्स कोड आपको सजेशंस भी देता है, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, मार्क दिस मेथड म्यूटेटिंग टू मेक सेल्फ म्यूटेबल। मतलब अगर सेल्फ को हमको म्यूटेबल बनाना है, राइट, तो इस मेथड को मार्क कर दो म्यूटेटिंग। तो मैंने अगर इस मेथड को मार्क कर दिया, यहाँ पे म्यूटेटिंग लगा दिया, तो ये सेल्फ को म्यूटेबल बना देगा। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आई विल मूव बैक अगेन टू द प्लेग्राउंड, राइट। ठीक है, मैंने एम्प्लॉयज़ कहाँ क्रिएट किया था, ठीक है, यहाँ पे देखिए। अब ये एम्प्लॉय स्ट्रक्चर क्रिएट किया था मैंने, राइट, जिसमें एम्प्लॉय आईडी थी, एम्प्लॉय नेम थी, राइट। अब मुझे मान लीजिए कि कभी ज़रूरत पड़े कि एम्प्लॉय नेम को मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कीवर्ड बनाया फंक, राइट। अब वो क्या करेगा, क्या कुछ नहीं करेगा, वो बस अब नेम को अपडेट करेगा, राइट, अपडेट नेम ही नेम, राइट, नेम को अपडेट करेगा। और मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई इशू आया, देयर इजंट एनी इशू, अपडेट नेम कर रहा है यहाँ पे, राइट। अब मैं इसके नेम को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं यह करूँगा, खैर यहाँ पे तो लेट कीवर्ड है तो वो करने देगा नहीं, तो मैं यहाँ पे इसको पहले वार में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको वार में कन्वर्ट किया तो मुझे एम्प्लॉय नेम को, क्योंकि लेट क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो वार में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैं इसको EMP नेम करता हूँ, EMP नेम, राइट, और इज इक्वल टू मैं चेंज करता हूँ, लेट से इसका नाम रखता हूँ आलोक, राइट। जैसे ही मैं इसका नाम आलोक रखता हूँ, देखो सेम, ऑलमोस्ट सेम है, आई कैन नॉट असाइन टू प्रॉपर्टीज सेल्फ इज इम्यूटेबल। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज़ को, और ये प्रॉपर्टीज़ होते हैं स्ट्रक्चर के, और ये मेथड्स होते हैं, राइट, दिस प्रॉपर्टी एंड दीज आर द मेथड्स ऑफ द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी कोई प्रॉपर्टीज़ क्रिएट होता है, राइट, तो क्या होता है कि वो हमेशा सेल्फ से असाइन रहता है। तो अगर मैं यहाँ पे EMP नेम ना लिखते हुए भी अगर मैं इसको लिखा, तो बाय डिफॉल्ट इट इज़ कंसिडर्ड वॉट एवर नेम वी आर प्रोवाइडिंग, इट इज़ कंसिडर्ड सेल्फ डॉट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नेम, राइट, सेल्फ डॉट एम्प्लॉय नेम। लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं सेल्फ को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ, होता है कि जब भी स्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है कि self object is automatically created, and that self object is created, and that is a let object. It's always created as a let object. To convert it into var, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा और ये बता भी रहा है कि mark method mutating to make self mutable, self को mutable बनाना है, यानी we have to convert it into var. तो what we have to do, we have to let structure know that we are mutating the properties of the structure over here. तो यहाँ पे हम लोग म्यूटेटिंग लिख देंगे, सिंपल MUTATING, राइट। जैसे ही मैं यहाँ पे म्यूटेटिंग लिखता हूँ तो मैंने स्ट्रक्चर को बता दिया हुआ है कि आप बिहाइंड द सीन जो भी सेल्फ को क्रिएट कर रहे हो, क्रिएट इट एज अ म्यूटेटिंग वन, क्रिएट इट एज अ वार इंस्टेड ऑफ लेट, राइट। एंड सी दिस इज वॉट यू हैव डन, एंड एरर इज गॉन। नाउ वी कैन अपडेट द ऑब्जेक्ट नेम, आई मीन वी कैन, हम लोग एम्प्लॉय नेम को यहाँ पे अपडेट कर पा रहे हैं, राइट। तो सिमिलरली अगर आप वापस से, ठीक है, मैं अगर आप यहाँ पे आकर देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या करने की कोशिश करें, सिलेक्टेड एम्प्लॉय एक मेंबर वेरिएबल ही है ना, इस एम्प्लॉय मैनेजर का एक मेंबर वेरिएबल है, राइट, और ये मेंबर फंक्शन है। तो जब भी हमको मेंबर वेरिएबल को अपडेट करना रहता है, चेंजेस लाने रहते हैं उसके अंदर, राइट, उसको अल्टर करना रहता है, तो हमको, और ये है क्योंकि सेल्फ है, मैंने आपको बताया कि जो भी मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे यहाँ पे वो हमेशा सेल्फ ऑब्जेक्ट, सेल्फ को ही रिप्रेजेंट करेगा, सेल्फ डॉट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, सेल्फ डॉट दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, राइट। तो अब ऐसा क्यों होता है, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर, मतलब जब भी हम लोग, स्ट्रक्चर होता क्या है, एक ब्लूप्रिंट होता है, मैं करेक्ट, एक ब्लूप्रिंट होता है स्ट्रक्चर। और जब भी हम लोग सब उसके वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, यानी हम उसकी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करते हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर क्या है, कैसे दिखेगा, राइट, वो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा। अगर मैंने एक प्रॉपर्टी, एक कार नाम का स्ट्रक्चर बनाया, मैंने उसका कलर डिक्लेयर किया, वेरिएबल कलर, तो कलर क्या करता है, वो डिफाइन करता है कि वो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, राइट। और जब भी मैं उस स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शंस बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने गेट रिकॉर्ड्स बनाया, तो मैंने कार का एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, तो कार क्या करता है, कार बेसिकली, कार रन्स ऑन द रोड, राइट, स्टार्ट कार, रन द कार, राइट, ड्राइव द कार, वी हैव टू ड्राइव द कार, राइट, वी हैव टू स्टॉप द कार, दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कार, राइट। तो ये वो जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो कर क्या सकता है, राइट,
मेंबर वेरिएबल्स क्या है कि वो है क्या, स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, क्या है प्रॉपर्टीज़ क्या है उसके, और मेंबर फंक्शंस क्या है कि वो कर क्या सकता है, राइट। तो वो कर क्या सकता है, वो प्रॉपर्टीज़ को चेंज भी कर सकता है, राइट। इस केस में यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं हम लोग पर्टिकुलर एम्प्लॉय मैनेजर के, कि किस तरीके से, फंक्शन तरीके से। जैसे कि कार है, कार स्टॉप मोड में है, राइट, लेकिन अगर उसको रनिंग मोड में लेके आना है मुझे, तो आई नीड टू इंक्रीज द स्पीड। तो स्पीड मेंबर वेरिएबल की कार की स्पीड क्या रहेगी, और वो स्पीड को अल्टर करने के लिए वेन एवर आई विल स्टार्ट द कार, स्पीड मस्ट इंक्रीमेंट। तो वेन एवर आई मूव द कार, स्पीड को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं स्पीड को प्लस प्लस करूँगा। सेम चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, राइट। तो आई एम म्यूटेटिंग द पर्टिकुलर इंस्टेंसेस ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्ट्रक्चर। और क्योंकि मैं म्यूटेट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा क्या है म्यूटेटिंग। अब मतलब अब ध्यान से देखेंगे अगर, तो ये भी हमको वही सजेस्ट करेगा, मार्क मेथड म्यूटेटिंग। मैंने यहाँ पे फिक्स किया, उसने म्यूटेटिंग ऐड कर दिया, राइट, क्योंकि उसने म्यूटेटिंग ऐड कर दिया दोनों जगह ये ऐड हो गया, राइट। तो अभी हमारे पास एक ऐसा मेथड आ चुका है गेट रिकॉर्ड, जो कि क्या करता है, हमें रिटर्न करता है क्या, एम्प्लॉय। और वो एम्प्लॉय कैसे रिटर्न करता है, इंक्रीमेंट करके या डिक्रीमेंट करके, इस तरीके से। होप यू आर क्लियर ऑन दिस, राइट। you have to be very much clear with respect to the function return type, how the function is returning, and what do we mean by mutating. ओके, ठीक है। अभी मैं एक काम करूँगा, पॉज द वीडियो ओवर हेयर, इसको वीडियो को पॉज करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट सिम इन योर कोड एज वेल। ओके, सो होप यू हैव ट्राइड। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ तक कि आप लोगों ने ट्राई किया हुआ तो मैं काम करता हूँ कि मैंने देखो यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है अगेन, और यहाँ पे मुझे जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पज़ एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे कंडीशंस भी डाल देता हूँ कि इफ़ विच इक्वल टू प्रीवियस रहेगा तो क्या करना है, वेरी राइट। और अगर नेक्स्ट रिकॉर्ड रहेगा, ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट करेगा, प्रीवियस रिकॉर्ड रहेगा तो वो डिक्रीमेंट करेगा, और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं रहेगा, ये दोनों कंडीशंस पे नहीं, दोनों कंडीशंस चेक होते हैं और दोनों कंडीशंस में से कुछ भी नहीं रहता है, तो सिंपली काम करेगा, जो भी सिलेक्टेड एम्प्लॉय की वैल्यू जो उस समय शायद 0 रहेगी वो उसी को रिटर्न कर देगा। तो एज सिंपल एज दैट। अब हमें इस पर्टिकुलर मेथड को एक्सेस करना है। अब क्योंकि इस मेथड को एक्सेस करना है तो हमें पहले एम्प्लॉय मैनेजर को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा। तो एम्प्लॉय मैनेजर को यहाँ पे हम लोग आते हैं क्लास में वापस से, उसको इंस्टेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इंस्टेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे लेट लिखा, राइट, EMPLOY एम्प्लॉय मैनेजर इज इक्वल टू EMP एम्प्लॉय मैनेजर, राइट। यहाँ पे मैंने इंस्टेंशिएट कर दिया इसको, राइट। अब इंस्टेंशिएट किया, और इंस्टेंशिएट करने के बाद फिर मैंने उसको मुझे यूज़ करना है यहाँ पे, राइट। तो इन अ सिंपल टर्म हाउ वी कैन यूज दिस, एम्प्लॉय मैनेजर डॉट गेट रिकॉर्ड, राइट। गेट रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड चाहिए हमको चाहिए, अगर यहाँ पे प्रीवियस प्रेस्ड है तो प्रीवियस रिकॉर्ड चाहिए, राइट। बस ये ध्यान में रहे कि जो स्पेलिंग है ये प्रॉपरली ऐसे रहे, PREVIOUS यहाँ पे, राइट, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट कॉपी इट, कमांड C, एंड आई विल पेस्ट इट ओवर हियर, राइट। तो इससे मैं कंफर्म हो जाऊँगा कि वॉट एवर वैल्यू आई एम पासिंग दैट इज मैचिंग द रिकॉर्ड, मैचिंग द पर्टिकुलर स्ट्रिंग, राइट। अब इसको ही मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ एम्प्लॉय मैनेजर। अब ये रिकॉर्ड ला कर देगा, लेकिन वो रिकॉर्ड जो है वो बेसिकली ला करके कहीं स्टोर करेगा, राइट, क्योंकि जो हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है, राइट, एम्प्लॉय नाम का वैल्यू रिटर्न करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने लेट से यहाँ पे लेट किया या वेर करके EMP बनाता हूँ मैं, राइट। और वो EMP बेसिकली क्या है कि एक एम्प्लॉय नाम का इंस्टेंस है, राइट। वो है क्या, EMP एम्प्लॉय, राइट, एम्प्लॉय नाम का स्ट्रक्चर, एम्प्लॉय नाम का EMP है। तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे EMP लिखा, राइट, EMP, और इसको यहाँ पे स्टोर कर दिया। सिमिलरली आई हैव डन ओवर हियर EMP, और यहाँ पे मैंने स्टोर कर दिया, राइट। अभी हमको यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट बटन में तो गेट रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और इसके अलावा हमको कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट यूज़ म्यूटेटिंग मेंबर, ओके। तो यहाँ पे लेट ना लिखते हुए यहाँ पे वार डिक्लेयर कर देता हूँ, राइट। अभी ये एरर चलनी चाहिए, राइट, ये एरर चले गए हैं। और एम्प्लॉय मैनेजर गेट रिकॉर्ड मैंने प्रीवियस लेके आ गया है, और यहाँ पे मुझे बेसिकली क्योंकि मैंने नेक्स्ट प्रेस किया हुआ है तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट चाहिए। एक बार मैच कर लेते हैं, स्पेलिंग यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पे, और सेम चीज़ इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ये काम कर दिया हुआ, राइट।
अभी हमको एक सिंपल सा काम करना है, क्या करना है, ओके। अभी हाँ, हम लोग प्रीवियस बटन में प्रीवियस रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, नेक्स्ट बटन में नेक्स्ट रिकॉर्ड लेके आ रहे हैं, लेकिन हमको सिमिलर रिकॉर्ड जब हमारा एप्लीकेशन लोड होता है उस समय भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और व्यू लोड में जब भी शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल होता है उससे पहले मैं यहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे करूँगा नहीं, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा काम करता हूँ, मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड ला कर दो, राइट। अब मैंने यहाँ पे अगर मैंने जो चेक लगाया हुआ सिर्फ प्रीवियस और नेक्स्ट का लगाया हुआ है, उसके अलावा मैं जो फर्स्ट लिखूँ या एम्प्टी स्ट्रिंग भेजूँ या कुछ भी भेजूँ, राइट, फॉर द रीडेबल ह्यूमन रीडेबल पर्पस मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, जो भी करंट करंट यहाँ पे जो भी करंट सिलेक्टेड एम्प्लॉय है उसको रिटर्न कर देगा, सिंपल सा काम करेगा। और जब व्यू डिड लोड होता है तो करंट सिलेक्टेड एम्प्लॉय क्या रहेगा, 0th इंडेक्स पे रहेगा, तो ये हमें को पहला वाला जो वैल्यू है वो आके रिटर्न कर देगा। पहला वाला वैल्यू सिलेक्ट करेगा और पहला वैल्यू यहाँ पे 0 रहेगा, एम्प्लॉय ऑफ 0 इज इक्वल टू फर्स्ट रिकॉर्ड, और वो हमको यहाँ पे रिटर्न कर देगा, राइट। तो आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे एरर्स जा रहे हैं, राइट, हमारे एरर्स धीरे धीरे जा रहे हैं। तो व्हाट देयर इज, सो ये हमारा हो गया। अब नीचे आते हैं हम लोग, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयज़ इन स्कोप, ओके। अब कैन नॉट फाइंड एम्प्लॉयज़ इन स्कोप क्योंकि एम्प्लॉयज़ नाम का कुछ है ही नहीं, एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे दिख रहा है आपको इस नाम का कुछ भी इंसेंसिएशन है नहीं, तो हमको यहाँ पे ये सब चीज़ें रखने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हम लोगों ने एम्प्लॉय नाम के वेरिएबल में पहले ही सब कुछ ले लिया, तो ये लाइन को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, राइट, ये लाइन की ज़रूरत ही नहीं है हमारे पास, ठीक। तो अभी क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है उसके अंदर हम, चाहे वो व्यू डिड लोड है उसके बाद ही शो डिटेल कॉल हो रहा है, राइट, चाहे वो प्रीवियस बटन हो या फिर नेक्स्ट बटन हो, राइट, हमारे पास एम्प्लॉय आ चुका है, राइट। तो हम लोगों ने EMP उठाया, EMP का ID लिख दिया, राइट, EMP उठाया, EMP का नेम लिख दिया। अच्छा हाँ, यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, हाँ, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम लोग मैंने आपको ऑप्शनल्स बताए थे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लास वेरिएबल हैज़ नो इनिशियलाइजर्स, राइट, क्लास वेरिएबल हैज़ नो इनिशियलाइजर्स। अब होता क्या है कि इट्स नॉट मैंडेटरी दैट ये जो भी एम्प्लॉय रिटर्न हो वो अपने को मिले ही, राइट। तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ऑप्शनल बनाना पड़ेगा, राइट। वंस आई डिक्लेयर्ड इट ऑप्शनल, राइट, मुझे बताना पड़ेगा कि नहीं ये मैंने रिकॉर्ड बनाया हुआ है एंड हर एक इंडेक्स को कवर किया हुआ है, और मैं इसको ऐसे अनरैप कर दूंगा। ये तो मैंने आपको फंक्शनैलिटी पहले ही बता दिया है, तो इसको मैंने यहाँ पे अनरैप कर दिया जहाँ जहाँ भी ये कॉल हो रहा है, राइट, ओके। अब यहाँ पे मैंने अनरैप कर दिया हुआ। तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द एरर्स जा चुके हैं, बस ये 3 एरर्स है जिसको अपने को सॉल्व करना है। वो 3 एरर्स भी क्यों है, क्योंकि सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ और ये जो है वो स्कोप में नहीं है, इसीलिए, राइट। तो अभी मेरे पास क्या हुआ कि मैंने एम्प्लॉय मैनेजर में एम्प्लॉय लेके आ गया, यहाँ पे भी एम्प्लॉय मैनेजर में एम्प्लॉय लेके आ गया। एक काम करता हूँ, मेरे को इसके टाइमर्स की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, मैं टाइमर्स यहाँ से हटा देता हूँ, राइट, आई मीन नॉट नीड ऑफ दिस थिंग्स, राइट। कोड को बेसिकली क्लीन रखते हैं हम लोग, मेरा ये कहना है सिंपल सा, और यही हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, राइट। तो क्या हो रहा है कि हर बारी EMP इज इक्वल टू एम्प्लॉय मैनेजर गेट रिकॉर्ड कॉल हो रहा है, फर्स्ट रिकॉर्ड लेके आओ और शो डिटेल कर दो, फिर प्रीवियसली रिकॉर्ड लेके आओ, शो डिटेल्स कर दो एम्प्लॉय रिटर्न, नेक्स्ट रिकॉर्ड लेकर आओ और शो डिटेल कर दो। व्हेन दिस इज ऑफ नॉट यूज, तो मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ वो सिर्फ वो कोड जो है वो कलर चेंज कर दे बटन का, विच वी डोंट नीड एज ऑफ नाउ, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि व्यू डिड लोड कॉल हुआ पहली बार, व्यू डिड लोड में उसने एम्प्लॉय मैनेजर से मांगा कि जो भी करंट रिकॉर्ड है वो ला कर दे दो, तो एम्प्लॉय मैनेजर ने ला कर दे दिया और उसने शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल दिया, शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल कर दिया, राइट। वैसे ही प्रीवियस और नेक्स्ट में भी वैसे ही शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल कर दिया। अब शो एम्प्लॉय डिटेल एग्जीक्यूट होगा, जो भी पहला टेक्स्ट है वो उठाएगा उसके अंदर डाल देगा, जो भी एम्प्लॉय नेम है वो उठाएगा उसके अंदर डाल देगा, जो भी एम्प्लॉयज़ की स्किल है उसको सेपरेट करेगा कॉमा सेपरेटर से और उसको एम्प्लॉय स्किल्स में डाल देगा और स्किल्स को अपडेट कर देगा। तो यहाँ तक के तो हम लोग वी हैव डन इट, राइट, वी हैव मेड इट अकॉर्डिंगली। लेकिन अभी हमको यहाँ पे देखना है कि ओके ये बहुत सिनेरियो है कि शो और हाइड बटन को कब शो करना है और बटन को कब हाइड करना है, दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू राइट इट डाउन। तो अगर बटन को शो और हाइड कब करना है ये भी हम लोग एक काम करते हैं, एम्प्लॉय मैनेजर से ही पूछ लेते हैं कि भैया हमको शो और हाइड कब करना है, राइट। तो अच्छा क्या आप ये ट्राई कर सकते हैं, अगर ये लॉजिक बिल्कुल सेम तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे गेट रिकॉर्ड मेथड बनाया उसी तरीके से हम लोग एक मेथड बना सकते हैं एम्प्लॉय मैनेजर में, और एम्प्लॉय मैनेजर को, क्योंकि अभी क्या है सिलेक्टेड एम्प्लॉय जो है वो यहाँ ना रहते हुए एम्प्लॉय मैनेजर के पास है, राइट। तो एम्प्लॉय मैनेजर डिसाइड करेगा कि सिलेक्टेड एम्प्लॉय की वैल्यू क्या है, और अगर जो भी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो ट्रू और फॉल्स उस मेथड से रिटर्न करेगा, जो भी हम लोग यहाँ पे नया मेथड क्रिएट करने वाले। तो एक काम करिए, जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट हाउ वी कैन डू इट, एंड
this, unless and until you will practice now, you are not going to learn anything, right? So just scratch your mind and try कि how we will be creating a function, right, जो कि एक बूलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, और हम मुझे बताएगा कि मुझे प्रीवियस या जो नेक्स्ट बटन है उसको शो करना है कि हाइड करना है। तो हम लोग सिंपली वहाँ पे चेक लगाने वाले, मैं आपको बता भी देता हूँ, हम लोग सिंपली वहाँ पे चेक लगाने वाले हैं कि अगर सिलेक्टेड एम्प्लॉय की वैल्यू 0 है तो मुझे ये करो, अगर नहीं है तो यही वाली चेक लगाने वाले हैं हम लोग। लेकिन ये चेक को वहाँ लगा करके हम लोग रिटर्न करने वाले। तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड चेक वेदर वी कैन डू इट और नॉट, राइट। ओके, सो वेलकम बैक। होप आपने ट्राई किया होगा, राइट, कि इसको कैसे करना है मुझे, राइट। अगर मैं भी इसको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको सक्सेस हो गया हो तो यू आर इन राइट ट्रैक, राइट। गुड गोइंग एंड लेट्स सी। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक सिंपल सा काम करने वाले हैं। एम्प्लॉय मैनेजर में जाकर के वी विल बी क्रिएटिंग अ फंक्शन, राइट, सिंपल फंक्शन, राइट। शो प्रीवियस बटन, PREVIOUS शो प्रीवियस बटन, राइट, जो कि रिटर्न क्या करेगा, एक बुल रिटर्न करेगा, राइट। वो यहाँ पे मैंने लिख दिया शो प्रीवियस बटन। वैसे ही सिमिलरली हम लोग एक और फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं जो क्या करेगा, पहले हम लोग इसको प्रिपेयर कर लेते हैं, शो प्रीवियस बटन। तो शो प्रीवियस बटन का लॉजिक क्या है, शो प्रीवियस बटन का लॉजिक, अगर मैं व्यू कंट्रोल में जाऊँ तो मैंने क्या करके रखा हुआ है, यहाँ पे सिंपल सा ये काम कर लिया हुआ है। तो इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से कमांड X, राइट, और इसको उठा करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो अगर सिलेक्टेड एम्प्लॉय जो है उसकी वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भैया क्या करो, रिटर्न करो, रिटर्न ट्रू, राइट, रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, राइट, FALSE, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वही है, क्योंकि वो यहाँ चेक कर सकता है ना, चेक करके हम अपने को बता देगा कि अपने को प्रीवियस बटन शो करना है कि अपने को प्रीवियस बटन को हाइड करना है, राइट। हम लोगों ने कोड क्या लिखा था यहाँ पे, प्रीवियस बटन डॉट इज हिडन, राइट, राइट। ये याद रखना कि हम लोगों ने प्रीवियस बटन को इज हिडन लिखा था कि नहीं लिखा था, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे अभी क्या किया हुआ है कि शो प्रीवियस बटन है, उसके अंदर हम लोग चेक किया हुआ है सिलेक्टेड एम्प्लॉय अगर 0 है तो रिटर्न कर दो ट्रू, हाँ, मतलब हम लोग को हिडन रखना है, और अगर फॉल्स है, अगर 0 नहीं है, उससे ज़्यादा वैल्यू है तो अपने को रिटर्न करना है फॉल्स, मतलब आगे है तो अपने को प्रीवियस बटन को शो करना है, और अगर सबसे पहला वाला रिकॉर्ड है तो अपने प्रीवियस बटन को शो नहीं करना है, राइट। दिस इज़ व्हाट वी हैव रिटन। अब इस मेथड को अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे यहाँ पे सिंपल सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय मैनेजर डॉट शो प्रीवियस बटन, राइट। अब यह शो प्रीवियस बटन क्या करना पड़ेगा, किसको बताना पड़ेगा कि जो हमारा जो बटन का इंस्टेंस है, जो बेसिकली हमारा बटन का इंस्टेंस क्या था, प्रीवियस बटन, प्रीवियस बटन डॉट इज हिडन, राइट। अब वो यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर देगा कि प्रीवियस बटन डॉट इज हिडन इज इक्वल टू, अपने को सिंपली करना क्या है, एम्प्लॉय मैनेजर डॉट शो प्रीवियस बटन, ऐसे यहाँ पे लाके सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बटन के लिए भी काम करने वाले। तो नेक्स्ट बटन के लिए हमको ये काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉय मैनेजर के पास गए यहाँ पे हम लोग, राइट, एम्प्लॉय मैनेजर के पास गए हम लोग, यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजर, हम लोगों ने सिंपली वही काम किया, फंक फंक शो नेक्स्ट बटन, UTTON शो नेक्स्ट बटन, राइट, शो नेक्स्ट बटन, और यहाँ पे इसको रिटर्न करना है बुल, तो यहाँ पे बुल लिखा। सी मैं जान मुझे कोड लिख रहा, आई कैन कॉपी पेस्ट बट आई हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर कोड सो दैट आपको मेमोराइज रहे। अनलेस एंड अनटिल यू पुट योर हैंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर कोड ना, यू विल नॉट एबल टू रिकग्नाइज, राइट। अब मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, राइट, सिलेक्टेड एम्प्लॉयज इक्वल टू। अब यहाँ पे भी मुझे वही काम करना है, क्या करना है, रिटर्न RETURN रिटर्न, क्या करना है, ट्रू रिटर्न करना है, राइट, TRUE, एल्स वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, रिटर्न FALSE फॉल्स, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या चेक कर रहा हूँ कि सिलेक्टेड एम्प्लॉयज़ है, वो एम्प्लॉयज डॉट काउंट जो है वो अगर -1 है सिलेक्टेड एम्प्लॉय का तो अपने को रिटर्न करो ट्रू, एल्स अपने को रिटर्न करो फॉल्स। इट्स एज सिंपल कॉपी पेस्टिंग द सेम कोड ओवर हियर, राइट। नाउ आई विल मूव बैक, व्हाट आई विल डू, नेक्स्ट बटन डॉट इज हिडन इज इक्वल टू एम्प्लॉय मैनेजर डॉट शो नेक्स्ट बटन, राइट। अब हमको एम्प्लॉय मैनेजर बताएगा कि डिपेंडिंग अपॉन certain scenarios, certain functionalities, whether we have to show the previous button or we have to hide the previous button. Similar is the case with कि हमको show करना है next button कि हमको hide button
करना है। ये काम हमको कौन बताएगा? हमको बताएगा ये एम्प्लॉय मैनेजर, राइट? क्योंकि हम व्हाट वी आर डूइंग डिपेंडिंग अपॉन द डेटा वी जस्ट हैव टू इन अ व्यू कंट्रोलर वी जस्ट हैव टू शो। एम्प्लॉय मैनेजर को दिमाग लगाने दो कि इसको शो करवाना है कि हाइड करवाना है, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ व्यू को के प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना है। व्यू कंट्रोलर में हमको दिमाग डेटा से नहीं लगवाना है, ठीक है? वो एम्प्लॉय मैनेजर से पूछ के हम लोग लगवाएंगे, राइट? तो दिस इज़ ऑल वी हैव डन, राइट? ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैं ये सबको कोड को हटा देता हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ द बटन ओवर हेयर। अब आते हैं यहाँ प्रोग्रेस व्यू और डॉट प्रोग्रेस इज इक्वल टू, हाँ अब देखिए यहाँ पे भी सिलेक्टेड एम्प्लॉय है, सिलेक्टेड एम्प्लॉय का डेटा लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्रेस व्यू डॉट प्रोग्रेस, अब ये जो हम लोगों ने कोड लिखा हुआ है इस कोड को भी हम लोग एम्प्लॉय मैनेजर से पूछते हैं कि भैया हमको बताओ कि प्रोग्रेस क्या है, राइट? तो मैं एम्प्लॉय मैनेजर के यहाँ पे क्लास में गया, राइट? सेम चीज़ आई विल बी राइटिंग इट आउट ओवर हेयर अगेन। फंक्शन, आई विल क्रिएट अ फंक्शन शो प्रोग्रेस, PROGRESS प्रोग्रेस, राइट? प्रोग्रेस की स्पेलिंग यही है ना, राइट? यहाँ ओके, शो प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा मैंने, ये थोड़ा सा शो प्रोग्रेस लिखा। शो प्रोग्रेस लिखने के बाद ये भी क्या रिटर्न करेगा कि ये वैल्यू रिटर्न करेगा बेसिकली फ्लोट टाइप का, क्योंकि प्रोग्रेस कितना हुआ है वो अगर हमको प्रोग्रेस बार में शो करना है तो वी नीड अ फ्लोट वैल्यू। मैंने याद है, मैंने लेक्चर में बताया था जो प्रोग्रेस होता है वो 0.1 से लेकर के 1.0 तक के वैल्यू एक्सेप्ट करता है, ठीक है? तो दैट आई हैव रिटर्न ओवर हेयर, राइट? एंड आई विल पुट इट ओवर हेयर। क्या करना है हमको? रिटर्न, सिंपल रिटर्न करना है। तो अगर हम लोग रिटर्न करेंगे तो क्या करेगा? सिलेक्टेड वैल्यू +1 डिवाइडेड बाय काउंट। ये लॉजिक तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन की वो हमको सिंपली यहाँ पे फ्लोट टाइप में रिटर्न कर देगा। अब वो रिटर्न कर देगा तो हम लोग यहाँ पे उसको यूज़ कर लेंगे। यूज़ कैसे करेंगे? सिंपल सा काम करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजर, राइट, एंड शो प्रोग्रेस, एंड दैट्स ऑल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ना आपके फाइल में कोई भी एरर नहीं है, और आपकी फाइल साइज कितनी छोटी हो गई है, घबराइए मत। अच्छा, उससे पहले हम लोग, भाई ये सब इतना सब कुछ हम लोगों ने किया हुआ है, वी शुड चेक इट आउट कि वेदर आवर एप्लीकेशन इज इवन रनिंग और नॉट, राइट? तो मैंने इसको रन किया एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि हमारे पूरे एरर्स जा चुके हैं। तो इट विल बी गुड टाइम टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन दैट वी हैव डन, राइट? क्रॉस फिंगर, हमारे सब कुछ प्रॉपरली चलना चाहिए। और फंक्शनैलिटी में हम लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया हुआ है, हम लोग सिर्फ कोड रिफैक्टर किया हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, राइट? वही काम किया हुआ है हम लोगों ने। तो देखिए यहाँ पे पहला रिकॉर्ड दिखा दिया। अब उसने पहला रिकॉर्ड कैसे दिखाया? उसने पहला रिकॉर्ड इस तरीके से दिखाया कि यहाँ पे व्यू कंट्रोलर में जाता हूँ, राइट? तो उसने पहला रिकॉर्ड किस तरीके से दिखाया? व्यू जैसे ही लोड हुआ तो उसने एम्प्लॉय मैनेजर से रिकॉर्ड मांगा। कौन सा रिकॉर्ड मांगा? फर्स्ट रिकॉर्ड मांगा। तो ये फर्स्ट रिकॉर्ड दिखाया, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड उसके पास आ गया यहाँ पे एम्प्लॉय में, और उसने शो एम्प्लॉय डिटेल कॉल करके हर एक पर्टिकुलर व्यू को वैल्यू असाइन कर दिया। कैसे असाइन कर दिया उसने वैल्यू? देखो, एम्प्लॉय EMP ID डॉट टेक्स्ट, EMP ID ये था, ये EMP ID था, ये EMP नेम था, और ये EMP स्किल था। इनके सभी के टेक्स्ट को उसने वैल्यूज असाइन कर दिए यहाँ पे। फिर हम लोगों ने क्या किया? प्रीवियस बटन को इधर हिडन रखा, तो यहाँ पे प्रीवियस बटन था, तो उसने चेक किया कि शो प्रीवियस बटन, भाई मुझे बताओ कि शो करना है कि हाइड करना है। तो उसने यहाँ पे बताया कि भैया नहीं, इसको भी हिडन रखो, तो उसने हिडन कर दिया। नेक्स्ट बटन को शो करना है क्या? नेक्स्ट बटन को शो करना है। प्रोग्रेस दिखाना है क्या? हाँ, प्रोग्रेस का वैल्यू क्या रहना चाहिए? 0.1 रहना चाहिए। तो वो पूरा हेडेक एम्प्लॉय मैनेजर का है कि हमने उससे हर एक चीज़ पूछना है, और अब हमारा काम है सिर्फ UI को अपडेट करना। तो यही काम व्यू कंट्रोलर कर रहा है, एम्प्लॉय मैनेजर से पूछ रहा है, एम्प्लॉय मैनेजर डेटा से डेटा बाइंड कर रहा है, और अपने को डेटा में जो भी ऑपरेशन से CRUD ऑपरेशन जो भी हैं वो CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करके हमको ला करके दे रहा है, राइट? एंड एप्लीकेशन हमारा चलना चाहिए कि पहला रिकॉर्ड ये दिख गया, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रेस किए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रेस किए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रेस किए, तो क्या हो रहा है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, राइट? एंड जी, प्रीवियस बटन दिख गया, फिर प्रीवियस किए तो पहले रिकॉर्ड में प्रीवियस बटन चढ़ा। सो दिस और एप्लीकेशन इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट? नाउ इफ़ यू ऑल्सो देखो, अभी भी यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है कोड को रिफैक्टर करने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली हो क्या रहा है कि ये दोनों लाइन ऑफ कोड, ये दोनों लाइन ऑफ कोड, ये दोनों लाइन ऑफ कोड बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको, और यहाँ पे हो क्या रहा है कि अगर मैं ये लाइन ऑफ कोड मान लीजिए, ये एम्प्लॉय, इसको मैंने कॉपी किया कमांड X, और ये एम्प्लॉय को मैं यहाँ पर ही डिफाइन करता हूँ। ये एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पे भी डिफाइन कर दिया। अब मुझे फर्स्ट चाहिए कि नेक्स्ट चाहिए, ये मैं यहाँ पे डिसाइड करता हूँ, ठीक है? कि मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए कि लास्ट रिकॉर्ड चाहिए, या कौन सा रिकॉर्ड चाहिए शो एम्प्लॉय डिटेल का, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पे शो एम्प्लॉय डिटेल में पास किया कि भैया मुझे यहाँ पे भी मैं विच ही पास करता हूँ, विच रिकॉर्ड वी हैव टू शो, सॉरी यहाँ पे
यहाँ पे मैं विची पास करता हूँ और मैं यहाँ पास करता हूँ कि मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, राइट राइट। और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करता हूँ, विच विच यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और ये कौन सा टाइप का रहेगा, ये रहेगा स्ट्रिंग टाइप का, राइट। तो यहाँ पे मैंने सिंपली होता है कि शो एम्प्लॉय डिटेल कौन सा, फर्स्ट, राइट। यहाँ पे फर्स्ट है और यही जो भी रिकॉर्ड दिखाना है वो यहाँ पे मैंने दिखा दिया, राइट। तो जो भी मुझे यहाँ पे वैल्यू दिखता है, थोड़ा सा वेरिएबल को शो एम्प्लॉय डिटेल यही करने के बजाय मैं यहाँ पे फॉर लिखता हूँ, फॉर, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे मैंने फॉर लिखा कि शो एम्प्लॉय डिटेल फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, राइट। तो यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे लाया और यहाँ पे मैं जैसे ही मैं फॉर करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी फर्स्ट की वो यहाँ पे दिखा देगी, राइट। सेम चीज़ को मैं यहाँ पे कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, जैसे कि इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ FOR फॉर और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कमांड से पेस्ट कैसे करना है, अंदर पेस्ट करना है, राइट। और इसको मैं हटा देता हूँ, बेसिकली ये लॉग लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत नहीं है अभी, राइट। सिमिलरली ये भी कोड को जितना नीट एंड टाइडी कोड रखेंगे ना उतना बेटर रहेगा। अब यहाँ पे भी मुझे नेक्स्ट चाहिए तो इसको कॉपी किया, राइट राइट, यहाँ पे गया फॉर और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, राइट। अभी देखिए कोड कितना कॉम्पैक्ट हो गया है, कोड हमारा कितना कॉम्पैक्ट हो गया है। हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन इन लिस्ट ऑफ एक्सप्रेशन विच, ये फॉर है, राइट। ओके, तो फॉर जो होता है वो बेसिकली ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, दैट वी हैव टू, बहुत याद रखने वाली बात है। फॉर जो है वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। और देखिए इससे अपने को क्या सीख के मिलता है, हम लोग रिजर्व्ड कीवर्ड को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग शो एम्प्लॉय डिटेल ऑफ फर्स्ट रिकॉर्ड, फिर से यहाँ पे ऑफ किया, राइट, फिर से यहाँ पे ऑफ किया, राइट। और मैंने यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑफ कीवर्ड का यूज़ करने वाले हैं। और ये ऑफ यूज़ करके मैंने यहाँ पे शो कर दिया, राइट। अभी देखेंगे, अब दैट विल बी परफेक्टली फाइन। सो व्हाट्स हैपनिंग ओवर हेयर इज बेसिकली हमारा कोड और कॉम्पैक्ट हो गया है, राइट। शो एम्प्लॉय डिटेल ऑफ फर्स्ट, शो एम्प्लॉय डिटेल ऑफ प्रीवियस रिकॉर्ड, शो एम्प्लॉय डिटेल ऑफ नेक्स्ट रिकॉर्ड, एंड दिस इज हाउ। तो हम लोग जो रिजर्व कीवर्ड है उसको कहीं भी, जैसे रिजर्व कीवर्ड क्या है, फंक है, राइट, फिर वार है, लेट है, क्लास, इसका हम लोग कहीं भी यूज़ ऐसे ही नहीं कर सकते। तो देर आर लॉट्स ऑफ रिजर्व कीवर्ड ऑलरेडी जो कि हमको अलग अलग चीज़ें यूज़ करने के लिए स्विफ्ट यूज बताता है, तो वो हमको यूज़ नहीं करना है। हमको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, जो कि रिजर्व कीवर्ड के अलावा वेरिएबल्स हैं हम उसका यूटिलाइजेशन करना है। तो ऑफ इज़ नॉट अ रिजर्व कीवर्ड, तो मैंने ये किया यहाँ पे शो एम्प्लॉय डिटेल ऑफ फर्स्ट, शो एम्प्लॉय डिटेल ऑफ प्रीवियस, शो एम्प्लॉय, ये कोड जो हमारा है वो और भी कॉम्पैक्ट हो गया। अगर आप इसको बड़े ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो EMP का इंस्टेंस बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, राइट। बेसिकली एम्प्लॉय यहाँ पे ना एम्प्लॉय का यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी एम्प्लॉय का यूज़ नहीं हो रहा है। तो वो AMP जो है वो बेसिकली हो तो यहीं पे रहा है, मतलब यूज़। तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। ये क्यों रखना है अपने को, ये भी मैंने यहाँ से हटा दिया। और मैंने यहाँ पे सिंपली ये यहाँ पे मैंने लेट यूज़ कर दिया। अब जो भी रिकॉर्ड रिटर्न होगा वो यहाँ से रिटर्न होगा, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ। ऑप्शनल कीवर्ड की भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ये ऑप्शनल कीवर्ड को मैंने यहाँ से हटा दिया हुआ है, राइट। ये हटा दिया मैंने। और कहीं यूज़ हो रहा है क्या, हाँ नहीं हो रहा। तो मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ सिंपली एम्प्लॉय मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, इंस्टेंसेट किया हुआ है। और जहाँ जहाँ मुझे रिकॉर्ड लेके आना है, व्यू डिड लोड में जब पहली बार एप्लीकेशन लोड होता है तब मुझे फर्स्ट रिकॉर्ड लेके आना है, और जब मैं प्रीवियस बटन प्रेस करता हूँ तब मुझे रिकॉर्ड लेके आना है, और जब मैं नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ तब मुझे रिकॉर्ड लेके आना है। और उस एरिया में व्हाट आई हैव डन, आई हैव शोन द रिकॉर्ड टू द यूज़र, राइट। अभी मैं एप्लीकेशन वापस से रन करके देखता हूँ, होप एवरीथिंग शुड वर्क फाइन, राइट। देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट को प्रेस किया, फिर नेक्स्ट को प्रेस किया, नेक्स्ट को प्रेस किया, नेक्स्ट को प्रेस किया, नेक्स्ट को प्रेस किया, एंड थिंग्स आर वर्किंग फाइन ओवर हियर, राइट। सो वी हैव मेड आवर कोड मच 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 लेसर, बहुत ही कॉम्पैक्ट कोड किया हुआ है, और जिसकी ज़रूरत जहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने उसको वहीं यूटिलाइज़ किया हुआ है, राइट। यहाँ पे व्यू को अपडेट करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पे व्यू को अपडेट करने का लॉजिक लिखा हुआ है। डेटा और डेटा से रिलेटेड जितने भी मैनिपुलेशंस हैं जो भी अपने को करने हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। मॉडल के अंदर ही डेटा रखा हुआ है, मॉडल के अंदर ही डेटा के ऊपर मैनिपुलेशंस कर रहे हैं।
और जितना भी डिज़ाइनिंग का काम है वो हम लोग व्यू के अंदर कर रहे हैं, और कंट्रोलर क्या कर रहा है, कंट्रोलर से व्यू को अपडेट कर रहा है, किससे बात करके, एम्प्लॉय मैनेजर से बात करके. सो दिस इज़ व्हाट बेसिकली इज MVC, राइट. अभी just go through all those things and try to implement yourself, right? And let me know if it's working for you. So that's all for this lecture. Hope everything is that I have implemented and you have tried and you have learned a lot today, how the design patterns and all those things are there, right? तो जैसा हमारा कोड इतना मतलब एक ही फाइल में सब कुछ लिखा होता, वी हैव रिड्यूस इट टू दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड नाउ वी आर जस्ट शोइंग कि वॉट एवर इज़ द रिक्वायर्ड, राइट. एंड बाकी जितने भी देखो, जितने भी लोग हैं सब अपना अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे. मॉडल अपना काम कर रहा है, व्यू अपना काम कर रहा है, कंट्रोलर अपना काम कर रहा है, ठीक है. So hope you have liked it. If you have liked it, like it, please give me a thumbs up. Please share and please subscribe the channel. And I promise you that I will keep on going like this, and I will create further chapters to make you a hero from zero for the iOS. Thank you very much. Have a good day. Happy coding.